नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी इस वक्त आपके दरमियान और आज की अपडेट में आपका खैर मकदम है। और आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, अल मारूफ जुनैद के नाम से वो मारूफियत रखते हैं, जो सदर इब्तदाई दबीरपुरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहैसियत एक सिपाही अवाम की खिदमत के अंदर और आपका शुमार मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन सीनियर लोगों में, उन चाहने वालों में होता है जो हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हुए काम करते हैं। अवाम के बल्गी बरगी हो, आबरसानी हो, ये सारी कामों को अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे मेहमान अजहरुद्दीन साहब है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 1927 के अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज़ हुआ था, लेकिन 1948 में जब इसका अहिया अमल में आ गया, तो जिस वक्त इसका आगाज़ हुआ था उस वक्त भी नाज़रीन मैं आपके सामने थोड़ा सा बताना, जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक ऐसा गोशा था जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़याम से नाराज़ था और बार बार तनकीद करता था, तो वो तबका 1948 में भी रहा, जब मौलवी वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा जब इस वक्त अहिया जब मजलिस का अमल में आया, उस वक्त भी ये मुखालिफिन मजलिस जो है ना, हमेशा मजलिस की मुखालिफती करते आए हुए हैं। तो वो जो सिलसिला, वो जो कारवान है मुखालिफिन का, आज तक भी जारी है। लेकिन सबसे ये मुखालिफिन का एक ही सवाल रहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कभी भी ये दावा नहीं किया गया कि वो शहर हैदराबाद बल्कि जो है ना मुसलमानों के मसाइल को 100% काम कर दिया। हमेशा से सदर मजलिस का भी ये बात रहा कि भाई काम अभी बाकी है, काम तो हम कर ही रहे हैं और काम अभी बाकी, इंशाल्लाह पूरा किया जाए। लेकिन बावजूद इसके आज का डिजिटल ज़माना है, कई लोग अपने कैमरों का रुख उस जानिब करते हैं जहाँ पानी जमा होता है या जहाँ पे काम में थोड़ी सी ताखीर होती है। लेकिन मैं एक सामने आपके वाजे कर देना चाहता हूँ कि जो भी काम बल्दी हो, बरखे हो या आब रसानी का काम, उसका जिम्मेदार या तो गुत्तेदार होता है या जीएचएमसी के जो ओहदेदार होते हैं जो तसाहुल से काम लेते हैं। पार्टी इसके जिम्मेदार नहीं है, पार्टी का काम है नुमाइंदगी करना। तो बहरहाल जो है नाज़रीन, आज का मैं मुकदमा जो तमहीद को बांध दिया हूँ, आइए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस सदर इब्तदाई दबीरपुरा मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद से हम सवाल करते हैं। साहब, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। ये बताइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का के मुखालिफिन का अब आलम यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस दौर में तरक्की करते हुए जो है ना, इस वक्त ना सिर्फ बल्कि हैदराबाद बल्कि जो है ना हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर इस वक्त जो है ना चर्चे चल रहे हैं और मुसलमानों की एक ही आवाज़ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन जहाँ भी कोई रियासत में इलेक्शन होता है तो मुखालिफिन वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी बात में आपने ये भी बताया कि ये डिजिटल दौर है और इस वक्त जो है जिसके हाथ में फ़ोन है, अगर किसी के अच्छे को भी अगर बुरा दिखाना चाह सकता है तो वो दिखाता है अपने फ़ोन के ज़रिए, वीडियो लेते हुए, फ़ोटोज़ लेते हुए। और गुत्तेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बल्दिया का अमला होता है, उनकी लापरवाहियों की वजह से इस तरीके के जो है लोगों को भी मौके मिलते हैं। रही दूसरी बात, सालार मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलैहिर्रहमा के दौर में भी इस तरीक़े की मुखालिफत होती थी और यकीनन यही जमात को जब रिक्शे वाले, टांगे वालों की कहा जाता था तो हम गर्व से कहते थे कि ये गरीबों और रिक्शे और टांगे वालों की जमात है। लेकिन आज के दौर में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो बात याद आती है कि जब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर सदर मजलिस गए और वहाँ के मजलिस के सदर शौकत साहब जब कहते हैं साहब ये देखो उत्तर प्रदेश का आखिरी कोना है, इसके बाद जो है नेपाल की सरहद शुरू होती है, तो सदर मजलिस की आंख में आंसू आ गया और अपने वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा को याद किया और यही बात कहे कि जो मेरे वालिद और मेरे दादा का जो ख्वाब था कि हिंदुस्तान के हर वो कोने में जमा जाना और वहाँ के पिछड़े तबकों के लिए वहाँ के जो नाइंसाफियाँ इंसानियत पे होती है, मुसलमानों के ऊपर बोल के नहीं, जो कमज़ोर तबका है, जिनको पूछा नहीं जाता, जिनके पास कोई गवर्नमेंट के स्कीम्स नहीं पहुँचते, जिनको एक जो है गिलाजत समझकर छोड़ दिया जाता है, वैसे ही जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब देखते हैं तो सालार को याद करते हैं और ये शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि अगर आज सालार होते तो यकीनन इस बात को, इस मंजर को देखकर खुश होते। तो आज भी वही है
कि अगर मजलिस काम कर रही, बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज या कल नहीं गई, सालों से मेहनत कर रही। सीमांचल का पिछड़ा इलाका जो है, अगर आप जाकर देखेंगे तो यकीनन आंख में आंसू आएंगे आपके। आप अगर पत्थर दिल में होंगे तो रो पड़ेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर इतनी गुर्बत है, पसमानदगी गुर्बत इतनी है कि वहां पर जो है आंग पे कपड़ा पहनने के लिए नहीं है गरीबों के पास। आपका सवाल कुछ और सवाल ये है, जैसा कहीं भी कोई भी इलेक्शन आता है जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला करती है, तो चंद हैदराबाद से लोग मजलिस की मुखालिफत के लिए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों को गुमराह करने के लिए नए नए स्टेटमेंट देते हैं। अब एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मैं तैयार हूँ मजलिस के सदर के कदमों पे बैठकर काम करने के लिए। तो वो बात यहाँ क्यों याद नहीं आती हैदराबाद में, और बाहर जाके बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात की जाती है? इसके बारे में आप क्या कहें? यकीनन आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी चल रहा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो सोच को और मजलिस को जो कमज़ोर करने भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए चंद मोरे हैदराबाद के अंदर मौजूद है। और हैदराबाद के इलेक्शन में वो एक कारपोरेशन का इलेक्शन जीतते थे तो ज़मानत बाज़ वक़्त नहीं बच पाती थी उनकी, और कई बार शिकस्त का सामना करते थे। वैसे लोग जाकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में ये बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ और दारुस्सलाम को आऊँगा बिना कोई शर्त के। और ये भी वाज़ेह कर रहा हूँ कि सदर मजलिस के कोई भी बनो, मैं एमएलए के हकदार नहीं हूँ, मैं एमपी का हकदार नहीं हूँ, मैं कारपोरेटर नहीं बनना चाहता। उनकी जूतियों में बैठ के सदर मजलिस के काम करेंगे। हम यही तो बताना चाहते हैं कि जो जूतियों में बैठने की बात करते हैं, तुम्हारा मुकाम जूतियों में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हमारा रिश्ता कलमे का रिश्ता है। और मोमिन हो या फिर कोई दलित हो, उसको हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस और हबीब मिल्लत सीनों से लगाने के लिए तैयार है, दिल में जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन कदमों में बैठने के लिए, बिठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जैसा ही आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव से जाकर वहां पर मिलते हैं तो उन्होंने अपनी गुलामी का सबूत देकर पेट में मुंडी डाल देते हैं उसके। उन पहचान रहा नहीं, उन जान रहा नहीं, उसके पेट में मुंडी डाल के अपना इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। मजलिस यही बोल रहे हैं कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बात होगी तो सदर मजलिस यही कह रहे हैं कि बराबरी की बात होगी। हिंदुस्तान का मुसलमान कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। जितना नरेंद्र मोदी का ये देश है, उतना असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी देश है। तिलक लगाने वाला अगर बैठकर अगर संसद में बैठ सकता है, तो हिजाब पहनने वाली हमारी बेटी भी एक दिन स्पीकर बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, और इन कार्रवाइयों को देख सकती है और देश चला सकती है। तो हम बराबरी की बात करेंगे। और ये लोग जो जाके कह रहे हैं, इनका मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के इत्तेहाद को तितर बितर कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कि जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, जो फंडिंग ये अदर स्टेट्स के अंदर जाकर मजलिस के खिलाफ प्रचार कर कर इस तरीके का माहौल बनाकर ये कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म की रुकावट उनको ना हो और उनके घर चलते रहे। क्योंकि मैं ये शख्स का ये और एक बात कहना चाहता हूँ, यही शख्स जब हैदराबाद के अंदर आप देखे होंगे साबिका में कि जलसे होते थे इन लोगों के, तो ये कहा जाता था हमारे पास स्टेज डालने के पैसे नहीं है, हमारे पास कुर्सी डालने के पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, हम मजलूम हैं, हम आपको सिर्फ जो है दुआएं दे सकते हैं, हम आपका काम करके दे सकते हैं। फिर आज आप अपने बच्चों को गाड़ी दिला रहे हैं थार। आप आज ये बता रहे हैं कि मैं अमेरिका जाकर गरीबों के मजलूमों के वीडियोस बताकर पैसा कलेक्ट करूंगा और मजलिस के खिलाफ प्रचार कर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी करूंगा। तो इन लोगों का मकसद यही है सब। इससे हटके इनको न कल भी अवाम यहाँ की अहमियत दी थी। और आप ये भी देखिए कि एक शख्स अपने आप को गरीब बोलता है, फिर ये बोलता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने साथ सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने साथ सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदगी में जब से एमपी बने, एमएलए बने, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हबीब मिल्लत, आप जब एमएलए बने तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जो है उसको बताइए आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। आज इन्हों एक कारपोरेटर नहीं बने, 4-4 बाउंसर की क्या जरूरत है साहब? कौन इनको मारने वाला है, कौन इनकी जान लेने वाला है? ये भी तो सवाल पैदा होता है। अगर सवाल आप हमसे पूछेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, नहीं बोले, लेकिन उसके बाद भी ये बताए कि अगर कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर बात आ जाती है।
असदुद्दीन अवैसी साहब के पास यही इंतखाबात, यही भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने साजिश के तहत सदर मजलिस को गोली मारने की कोशिश की। अगर वहां पर अल्लाह उनको अगर नहीं बचाता, अगर अल्लाह उनकी हिफाजत नहीं करता, तो बताओ कौन जिम्मेदार था? तो जुनेद साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस किस्म से मुखालिफिन मजलिस, जैसे मैं आपको 1948 से भी जो है 1927 से भी जो है ना ये मुखालिफिन मजलिस का जो है ना ऐसी हाल रहा है। लेकिन मैं दौर हाजिर के अंदर जब अगर कोई ये कहता है कि मैं खदमों में बैठकर खिदमत करना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि क्या आप इस मौके पे ये जो दावा करने वालों लोगों को ये याद दिलाएंगे कि अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो सबसे पहले आप अपनी पार्टी को सबसे पहले जो है ना ये इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, है ना भाई? जब आप आने का है तो फिर मजलिस इन्हें जमात का तो कोई वो ही नहीं रहा ना मोल, तो क्या आप ऐसा डिमांड रखेंगे? ठीक है, जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है अपनी जमात को जो है बंद करो। क्या ऐसा मुमकिन है? ये देखिए, अगर है सच्चे तो फिर पहले ये काम खत्म करो। मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने बोल के वो एक कहावत है, और बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलकर भी एक हमारी हैदराबाद की मशहूर कहावत है। तो ये लोगों का मकसद सिर्फ एक माहौल पैदा करना, और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स हैं, जो पिछड़े हैं, कमज़ोर है, गरीब है, जिनके पास लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है, और उनके नेता मानकर वो जमात को मजबूत करते हैं और मुसलमानों की क़यादत, दलितों की क़यादत बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर उन गरीबों के पेट पे लात मारने, उन गरीबों की उम्मीदों को पानी फेरने और जमी हुई ताकत को तोड़ने के लिए ऐसे शख्स आते हैं। मैं उन शख्सियत से कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने इस तरीके का बयान दिया कि हम आने के लिए तैयार हैं, हम जो है खदमों में बैठने के लिए तैयार हैं, आप और आपके जितने भाई हैदराबाद के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अब जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट को बर्खास्त करिए। कल सुबह दारुस्सलाम को आइए, असदुद्दीन अवैसी साहब दरवाजे पे ठहर कर आपको गले को सीने से लगाएंगे, आपको खदमों में नहीं बिठाएंगे। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद इस तरीके का माहौल बनाकर एक कंफ्यूज कर देने का है बिहार की आवाम को। अरे कि ये मजलिस के है क्या, मैं आ जाता हूँ, बोलो तो मैं भी बेजार हो गया। इस तरीके का माहौल बनाना इन लोगों की बात की कोई अहमियत थी ना, इंशाल्लाह कभी रहेगी। बहरहाल आखिरी सवाल ये है कि अब बिहार में मजलिस का मौक़िफ़ कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जहाँ भी असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जमात के जो चेहरे होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, अगर किसी दूसरी रियासत के अंदर कदम रखते हैं तो अल्लाह ने इज़्ज़त में कभी कोई कमी नहीं रखी। और यही बरसों बरस की मेहनत थी बिहार के अंदर। आपने देखा कि साबिक़ा इलेक्शन के अंदर हमारे 5 उम्मीदवार आमदार बनकर कामयाब हुए, मगर बिहार की वो पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी के साये में, और नीतीश कुमार जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरीके से मजलिस ताकतवर हो, और ये आएगी ऐवान असेंबली के अंदर तो ये गरीबों के लिए लड़ेगी, हमारी असेंबली नहीं चलने देगी। इनके जब तक इनको हुकूक नहीं मिल जाते, ये खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इसी के तहत 4 हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। उसके बाद भी, वो खरीदने के बाद भी, सौदेबाजी के बाद भी जो है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो जो दल बदल नेता थे जिन्होंने मजलिस के निशान पर जो है जीत हासिल की और दूसरी पार्टी में जाकर मिल गए, आज भी उन बस्तियों के अंदर जाकर जो है अपने लिए वोट नहीं मांग सकते। जो पार्टी में वो गए हैं, वो पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकते। और जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं मजलिस की ताकत, मजलिस का मौक़िफ़ क्या है अभी बिहार के अंदर, यकीनन अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की निगहबानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह के भरोसे सब में पहले बिहार में उतरी है। और जो हमारा मकसद है कि किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल करना है, ग्राउंड लेवल का वर्कर, आज आप सोशल मीडिया ही आज का टॉप प्लेटफॉर्म है, अगर देखा जाए तो आप उस पर भी देख लिया जाए तो आज भी मजलिस का प्रचार सोशल मीडिया पे हो रहा है। और इंशाल्लाह ग्राउंड पे वो आवाम आने वाले इंतखाबात बिहार के अंदर, असेंबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सब में पहली अपने दिन ब दिन दुआओं से नवाजेगी, और इंशाल्लाह अपना वोट देकर एक शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। कितने उम्मीदवार खड़ाएंगे ये सदर मजलिस का फैसला होता है, बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब का फैसला होता है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुखालिफीन मजलिस के मुंह पे करारा
तमाचा पड़ेगा। और जो गरीबों का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो मुसलमानों से दुश्मनी रखना चाहते हैं, उन लोगों का भी अंजाम जो है यकीनन बिहार की आवाम देगी। और हिंदू, दलित, मुसलमान तमाम मिलके तबके इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े हैं और जीत हासिल करेंगे। जुनैद साहब, सबसे बढ़ के जो है ना, आप सदर मजलिस हो या हबीब मिल्लत हो, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी या यूँ समझिए कि जनाब अकबरुद्दीन साहब ओवैसी, दोनों में आपके आइडियल कौन है? ये देखिए, जब घर होता है तो घर में माँ भी होती हैं, बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं। सब में बड़ा दर्जा माँ बाप का है, उसके बाद तमाम घर के लोग आते हैं। तो यकीनन मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अब से नहीं 2009 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सरगर्म हूँ। और मेरे आइडल की अगर बात की जाए तो दोनों ही सदर मजलिस यकीनन जमात के सदर हैं और हमारे कायद हैं। उनके हर फैसले को हम लब्बैक कहते हैं। और आइडल में भी सब में पहले सदर मजलिस है, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी यही कहा कि मेरा सदर मेरा गुरूर है। तो हमारे सदर हैदराबाद की आवाम के और मुसलमानों के गुरूर हैं। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों ही जमात के जान है और ये दोनों हमारे आइडल भी हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोनों में से एक अगर आपको चुनना है, आपका मकसद ये है कि एक चेहरे के लिए दो आंखें ज़रूरी है जी। इसी अंदाज के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी एक जमात के लिए या एक कैडर के लिए ज़रूरी है, लेकिन बावजूद इसके चुनना तो एक को है जिसकी खिदमत से आप बेहद मुतासर है, कि दोनों में से किसको आप चुनेंगे, मुनासिब समझेंगे? देखिए, आप ये तो ऐसी बात कर दे रहे हैं कि दोनों में से एक को चुनना मेरे लिए मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेरे आइडल है। अगर एक हाथ हो तो दूसरा हाथ होने पे थाली बजती है। एक आंख हो और एक आंख से आप देखते हैं, दूसरी आंख नहीं है, तो आप जो है सही से नज़र नहीं डाल सकते, सही से आपकी जो है नज़रें नहीं हो सकती। इसलिए दोनों ही हमारे लिए हमारे कायदीन है और दोनों का मुकामी हमारे लिए आला था, है, इंशाल्लाह रहेगा। जुनैद साहब, ये बताइए कि अगर आपको मैं कहूँ कि जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई बेहतरीन कारनामा, बेहतरीन काम, तो सबसे आपकी नज़र में कौन सा बेहतरीन कारनामा है? मेरी जितनी ज़िंदगी है आज तक की, यकीनन मैं कुर्बान जाऊँ मेरे क़यादत के ऊपर, जमात के ऊपर और मेरे सदर के ऊपर। एक, मैंने जब ट्रिपल तलाक़ का मसला देखा और ऐवान पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल लाने वाले, रसूल अल्लाह की शरीयत के अंदर दखल अंदाजी करने वाले खुश हो रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि आप तमाम को मालूम है जब बिल पास हो रहा था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी की शादी हैदराबाद में थी, उसी दिन थी। तो कुर्बान जाऊँ मेरे सदर के ऊपर, अपने घर की बच्ची की शादी रखते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे अवाम ने मुंतखब किया, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में अव्वल दर्जा पहले अवाम को दिए। और शरीयत के अंदर जो दखल अंदाजी हो रही थी उसके अंदर जाकर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर सर पे नालाइन मुबारक का टोपी सजाकर, गमछा नालाइन मुबारक का पहनकर, ये बेबाकी के साथ जो ट्रिपल तलाक का बिल फाड़ा गया, ये मेरे सदर का मेरी नज़र में आज तक का सबसे बेहतरीन कारनामा था और हमेशा यही रहेगा, क्योंकि बात नाइंसाफ़ी के खिलाफ तनहा ठहर कर बोलना था तो कोई नहीं था सदर मजलिस। चलिए, बेहतरीन आपने कामयाबी हासिल की कि सबसे बड़ा जो है ना आपके सामने पार्लियामेंट के अंदर आपने कहा कि ऐवान के अंदर सबसे बड़ी ये तकरीर आपकी नज़र में बहुत बेहतरीन है। मैं इसी किस्म से हमारी असम्बली के अंदर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कौन सी तकरीर से आप बेहद मुतासर हो? तकरीर या कोई ऐसा कारनामा? तकरीर बोलिए। देखिए, सब में पहले तो मैं इस बात से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मुतमईन व खुश हूँ और हैदराबाद की आवाम और रियासत तेलंगाना की आवाम भी खुश हैं कि जिस रियासत की असम्बली के अंदर बजट नहीं, कोई एक हाँ, एक ही बोल रहा हूँ, जिस रियासत की असम्बली के अंदर 200 करोड़ रुपये माइनॉरिटी बजट होता था, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान असम्बली में मुसलसल लड़ते हुए आज 2000 करोड़ रुपये रियासत के अंदर माइनॉरिटी बजट है। ये सब में बड़ा कारनामा है और जो माइनॉरिटी तक फायदा बन के पहुंच रहा है और आज भी हम उसकी मांग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब में बड़ा माइनॉरिटी के लिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, वो हमारे लिए सब में बड़ा कारनामा। शहर हैदराबाद के अंदर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, जिसके अंदर जो है ना सबसे दीगर जो एमएलएस है, ये तो फ्लोर लीडर का हुआ। अब पूरे एमएलओ में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी कौन से एमएलए की जो है ना आपकी नज़र में? अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी एमएलए बेहतरीन काम करने वाले एमएलए हैं। कोई एमएलए ऐसा नहीं है
जिसमें आप कोई नुक्स निकाल सकते हैं, कोई गलती बता सकते हैं। हाँ, इंसान बशर है, इंसान से गलती मगर आप होती किससे है। मुतमईन है? मैं हर नंबर एमएलए से किसको मुतमईन देंगे? हूं। मैं हर 10 में एमएलए से 10 नंबर किसको देंगे? अभी मैं तो फिलवक्त याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं हमारे एमएलए का ज्यादा काम देखता हूं, जिनका नाम आली जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब है। ये बात मैं उनके साथ रहकर, उनके हमरा वक्त गुजार कर और बस्तियों के अंदर जाकर कह रहा हूं। डे 1 से लेके आज तक, जब तक याकूतपुरे के एमएलए बनने से आज तक भी जाफर हुसैन मिराज साहब को आप सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए देख लीजिए, किसी न किसी बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट के वर्क कराते हुए, सीसी रोड के वर्क कराते हुए, बीडीसीसी के रोड के वर्क कराते हुए, आवाम के मसाइल को पूछ के उनका सोल्यूशन निकालते हुए, अगर मेरे नज़र में अगर मेरे लिए कोई है तो मेरे याकूतपुरे के एमएलए जनाब। मैं एक आखिरी सवाल उसके बाद में जो है हमारे सुभान सिद्दीकी आपसे सवाल करना चाहेंगे। चूंकि बेहतरीन बात कही आपने, जो आदमी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता है, जाहिर बात है वही एमएलए की जो है ना मदह सराई करेगा। बहरहाल जो है ना, आप अपने तौर पर सही हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा और सीधा और सही सवाल और सही जवाब की मैं तमन्ना करूंगा कि आपका अपना जो इब्तिदाई का जो एरिया है, अगर हम आवाम से अगर पूछेंगे तो आपको कितने, आपकी खिदमत के एतबार से कितने नंबर आपको मिल सकते हैं? देखिए, मेरी खिदमत के एतबार से जमात ने सही बात, जी बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, सही बात बता रहा हूँ। आप एक ग्राउंड पे इसका इंस्पेक्शन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जमात ने जब मुझको इब्तिदाई सदर बनाया, 2021 में मैं इब्तिदाई सदर बना, और यकीनन जमात ने जो जिम्मेदारी दी है बड़ी उम्मीद से दी है, और सदर मंजलिस के फैसले होते हैं जो भी एरिया के अंदर इलेक्शन के द्वारा जो है चुना जाता है इब्तिदाई को, कोई दारुस्सलाम से बनकर इब्तिदाई नहीं आता। तो अगर मेरे ताल्लुक से आप सोशल मीडिया अकाउंट, मैं अपने आप को नंबर नहीं देता, मगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, किसी भी किस्म की तकलीफ होती है, जितना मुनासिब हो सके और जितना जल्दी हो सके हम उस तकलीफ को आवाम की दूर करना चाहते हैं। कई बार होता है कि काम बोलने के बाद भी कई रुकावटें हमारे बीच में आते हैं, जैसा अभी आपने इंट्रो में आपके कहा कि बल्दिया का अमला और कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, काम सेंक्शन होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद भी कई बार काम रुक जाता है। बताया यह जाता है कि रियासत तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है अभी तक ये कॉन्ट्रैक्टरों का बजट जो है इस्तेमाल नहीं करे, तो कई बार ऐसा होता है, कई काम जो है लेट होते हैं, लेकिन हम मुकम्मल करते हैं। अगर आप हमारे नंबर की बात की जाए तो मैं बोलता हूँ, मुझसे पूछने से ज़्यादा, मैं अपनी तारीफ करने से ज़्यादा, मैं खुद अगर आप इंसान से पूछेंगे तो मैं अपनी तारीफ में कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, मगर मैं बोला सच बोलिए, सच है ये बात कि आप जाके आवाम से पूछिए, फिर वो बोलिए। 10 में से तो मैं वैसा नहीं बोल सकता नंबर, आप जाके आवाम से पूछिए, यही सच्चाई है इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे चली थी कि बिहार इलेक्शन में मजलिस का मौक़िफ़ क्या है और मुखालिफिन मजलिस की साजिशें क्या हो रही हैं और लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है। इसके ऊपर जुनैद साहब, डबलपुरे के इब्तिदाई सदर ने बेहतरीन और बेबाकाना अंदाज से अपने जवाबात दिए हैं। और जहाँ तक बिहार इलेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट है, वहाँ पर मजलिस का मौक़िफ़ बेहतरीन है और इंशाल्लाह गुज़िश्ता जब इलेक्शन हुआ था उससे कई ज़्यादा सीटें मजलिस जीतने की उम्मीद भी की जा रही है। इंशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल एक नई शख्सियत के साथ और एक अहम शख्सियत के साथ, एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका कुछ अगर सवाल और आप किससे मुलाकात करना चाहते हैं नाज़रीन, आप यकीनन सिद्दीकी चैनल पर भी आप जो है ना कमेंट्स के ज़रिए हमको आगाह कर सकते हैं, या फिर ज़ी न्यूज़ पे आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी हमें इस बात की इत्तला कर सकते हैं कि आप कौन सी शख्सियत से बात करना चाहते हैं। हम यकीनन बात करने के लिए आपकी खिदमत के लिए तैयार। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को और सुभान सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो लाया।